मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोग जो है ना वो क्या लेंगे, कैलकुलेशंस करते हैं एक एक्सप्रेशन निकालने के लिए, जिसको हम लोग फिर बाद में एक एक्सप्रेशन, एक फार्मूला, जो कि बाद में अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या इंडक्टर के अंदर हम लोगों ने एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए वो वाला फार्मूला जो है ना वो यूज़ कर सके। ये आज जो है ना वो डेरिवेशन करने लगे। सो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, द टॉपिक्स नेम इज, इंडक्टर की बजाय आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का वर्ड भी अगर आ जाए तो ये सेम टॉपिक ही हम लोग जो है ना वो वहाँ पे लिखेंगे। इंडक्टर के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि एन इंडक्टर इज अ डिवाइस, इंडक्टर इज अ डिवाइस is a stores energy in magnetic field, which stores energy in magnetic field। ठीक है। कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक ऐसी डिवाइस है हमारे पास जो कि, या एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और कैपेसिटर सेम वो वाली कैलकुलेशन हमने कर ली थी। अभी हम लोग जो है ना वो इंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन जो है ना निकालने की कोशिश करने लगे हैं। टू फाइंड आउट, नेक्स्ट आप लोग लिखोगे टू फाइंड आउट an expression for, to find out an expression for energy stored in an inductor, stored in inductor. Suppose an inductor is connected across a battery, connected across a बैटरी। ठीक है। चलिए अब हम एक इंडक्टर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। इंडक्टर किस किस्म का होता है, मैंने आपको कहा था कोई कॉइल सी होती है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से अगर वायर को हम लोग कर दें ना तो ये इंडक्टर हमारे पास बन जाता है। इसके क्रॉस हम लोगों ने एक बैटरी लगा दी, वोल्टेज वी की। ये कह लें कि बैटरी का पॉजिटिव एंड हम लोग इस तरफ रख लेते हैं, बैटरी का नेगेटिव एंड हम लोग इस तरफ जो है ना वो कनेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब आपको जाहिर सी बात है, अगर कन्वेंशनल करंट में लूँ तो करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगी जब एक इंडक्टर को हम लोगों ने लगा दिया। तो इंडक्टर के सिंबल पहले भी आपको पता है। ये करंट इसमें से जो है ना वो कह लेंगे, जब हम लोगों ने एक इंडक्टर को बैटरी के क्रॉस लगा लिया तो उस इंडक्टर के अंदर से एक करंट फ्लो करना जो है ना वो शुरू हो जाएगी। और उस करंट के लिए जो हमारे पास फार्मूला आएगा, सॉरी, करंट फ्लो जब बैटरी एक इंडक्टर के क्रॉस लगाई तो इंडक्टर के अंदर से एक करंट फ्लो जो है ना वो गुजरना शुरू हो गई। इस इंडक्टर बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी जो है ना चार्जेस को ना कह लें कि एनर्जी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो पूरे के पूरे ना सर्कल के अंदर से घूम सकें। पहले भी बताया था कि किसी भी सर्किट के अंदर बैटरी का रोल इतना सा होता है कि उसने ना चार्ज को एनर्जी देनी होती है। बैटरी जो है वो चार्ज को एनर्जी देती है और वो चार्ज जो है वो पूरे के पूरे सर्किट के अंदर से फ्लो जो है ना वो करता है। ये वाला काम होता है। चले मैं ये लिख देता हूँ कि वर्क करती है एनर्जी, और वर्क एक ही होता है कि बैटरी ने जो एक चार्ज के ऊपर वर्क किया ना, हम चार्ज डेल्टा क्यू ले लेते हैं और फिर ये लिखते हैं कि वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन
by the battery and charge by the battery in moving a small charge delta Q। यही है ना, करंट उस वक्त फ्लो करती है जब सर्किट के अंदर से चार्ज जो है ना वो फ्लो करता है, हमने यही कहा। तो हमने ये कह लिया कि फ़र्ज़ करें कि डेल्टा क्यू जो है ना वो चार्ज की थोड़ी सी अमाउंट है, जब ये वाली जो है ना वो सर्किट के अंदर से गुजारने के लिए बैटरी को इसके ऊपर कितना जो है ना वो काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, डब्ल्यू हमारे पास होता है। ये पहले भी मैंने फार्मूला बताया था कि एनर्जी या वर्क दोनों सेम चीज़ें होती हैं, और एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास जब चार्जेस इन्वॉल्व हों, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो, चार्ज और पोटेंशियल दिया हुआ हो ना बैटरी का, हम लोग कह लेते हैं जी पोटेंशियल जो है वो हमारे पास V है, इतना अगर उसका पोटेंशियल हो। तो वर्क निकालने का फार्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। ठीक है, तो ये बैटरी के क्रॉस भी उतने ही वोल्टेज होंगे जितने के इंडक्टर के अक्रॉस हैं। तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज हो ना उनको हम लोग लिख देते हैं VL, सॉरी ये बैटरी के क्रॉस जितने वोल्टेज होंगे उतने ही इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होंगे, और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे उसको हम लोग VL से ना डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्योंकि ये कहा कि इंडक्टर के अंदर से चार्ज को गुजारने के लिए बैटरी को इतना वर्क करना पड़ता है, तो वर्क की डेफिनेशन ये है कि जब हम लोग चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास वर्क डन निकल आता है। ये वाली चीज़ हम लोगों ने ना लिख ली। यहाँ पे जो है ना VL क्या है, VL जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस जो है कितने वोल्टेज हैं उसकी वैल्यू है। मैं लिख देता हूँ कि VL इज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सही हो गया। चलें अब ना हम लोग इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया मैंने, 1 2 3 जो भी आप लोग नाम देना चाहते हो दे दो। फिर हमारे पास ना एक बेसिक इक्वेशन होती है इंडक्टर की, बेसिक इक्वेशन ऑफ इंडक्टर, बेसिक इक्वेशन ऑफ एन इंडक्टर। तो वो हमारे पास होगी इंडक्टर के लिए, ये वाली इक्वेशन होती है VL इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। ये वाली जो है ना हमारे पास कंडक्टर इंडक्टर की ना इक्वेशन होगी एक, ये वाली हमारे पास बन गई इंडक्टर के लिए इक्वेशन, ये बन गई हमारे पास। तो अब ना जिस तरह से ये इंडक्टर की बेसिक इक्वेशन मैंने उसी तरह से लिखी है, जिस तरह से आपको थोड़ा सा पीछे से जो है ना मैं एक ओवरव्यू दूं, तो हमने कैपेसिटर के लिए बेसिक इक्वेशन पढ़ी थी ना, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, इसी किस्म की बेसिक इक्वेशन इंडक्टर के लिए ये हमारे पास होती है। जो L मैं हर एक जगह पे यूज़ कर रहा हूँ ना, L स्टैंड्स फॉर, ये यहाँ पे L जो है ना ये क्या लेंगे इंडक्टर, इंडक्टेंस के लिए जो ना वो L यूज़ होता है, L स्टैंड्स, क्योंकि इंडक्शन की सिंबल ही L होती है ना। तो ये क्या लेंगे कांस्टेंट है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, L जो यूज़ हुआ है। तो इंडक्टर के लिए जो बेसिक वही है ना VL इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा T। डेल्टा आई करंट की अमाउंट है, डेल्टा T टाइम है हमारे पास, L जो है ये इंडक्टेंस है किसी भी इंडक्टर की। इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर जो है ना चाहिए आपको तो सेकेंड ईयर की बुक को आप लोग देख सकते हो, और मैं जो है ना वो फ़िलहाल इतनी डिटेल में जाने के मूड में नहीं हूँ। हम लोग जो है वो आगे इस चीज़ को एक्सप्लोर जो है वो करते हैं। हमारे इंडक्टर के लिए हमारे पास जो है ना VL की ये वाली वैल्यू है, तो इसको इक्वेशन ए में पुट करते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। ठीक है, जब इक्वेशन ए में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो W हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू, ये डेल्टा का वैसे ही आ गया डेल्टा Q, और इस VL की जगह पे ये वाली वैल्यू हम लोग उसमें रख देंगे। यहाँ पे ना VL की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू अब रखने लगा हूँ, तो वो वाली वैल्यू हमारे पास फिर बन जाएगी
एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ये वाली चीज़ ना हमारे पास आ जाएगी। ये हमने जो है ना वो यहाँ पे लिख दी है। ओके, ये ना पता नहीं किस टाइम की अजान होने शुरू हो गई है, तो चले मैं अब जो है ना टॉपिक को थोड़ी देर के लिए ना ये अजान ओके अजान पता नहीं ये किसी भी वक्त शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट लोगों की जो है ना वो डिफरेंट टाइम पे अजान होती रहती है। अच्छा हम लोगों ने क्या किया था, ये एक इक्वेशन लिख ली, इसमें फिर वी एल की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास कुछ ना इस किस्म की चीज़ बन गई थी। अब इसमें डेल्टा टी जो है ना ये नीचे डिवाइड हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा टी को ना ये डेल्टा क्यू के नीचे उठा के ले गया, तो ये बन गया डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इंटू एल इंटू डी आई, ये वाली चीज़ इसको इस फॉर्म में लिख लिया। फिर आपको पता है जिस तरह से पहले हमने ना कहा था कि करंट किसके इक्वल होती है, करंट हमारे पास इक्वल होती है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब भी चार्ज और टाइम डिवाइड हो रहे हैं, चार्ज टाइम से डिवाइड हो रहा है तो करंट होती है। हमने कहा कि ये वाली जो क्वांटिटी है ना वे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द
करंट, और करंट क्या है, एवरेज इज इक्वल डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। फिर किसी भी चीज़ की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं कि उस चीज़ की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को आपस में ऐड करके ना 2 पे डिवाइड कर दे तो एवरेज वैल्यू निकल आती है। हमारे पास जब हम लोगों ने अभी स्टार्ट में ये जो बैटरी के क्रॉस लगाया है ना, जब स्विच ऑन नहीं किया था, बिल्कुल स्टार्ट में जब बैटरी बिल्कुल साथ लगाई या स्विच अभी ऑन करना था, इसमें से करंट अभी फ्लो नहीं हो रही थी, उस वक्त करंट की वैल्यू 0 होगी। और कुछ देर बाद जब हम लोगों ने स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो बन जाएगी आई एफ इज इक्वल टू आई। तो फाइनल करंट की वैल्यू ये वाली होगी, इनिशियल करंट 0 का, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं 0 प्लस आई, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई जी एवरेज करंट की वैल्यू फिर आपके पास बन जाएगी डिवाइडेड बाय 2। तो इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं एवरेज करंट, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 आई, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा चलें इसको ना फिर इक्वेशन को भी थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको, तो वो क्या होगा, चलें इस तरफ मैं ना उस इक्वेशन को थोड़ा सा मुहज़्ज़ब अंदाज में हम लोग लिख लेते हैं। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह पे मैंने लिख लिया कि W इज इक्वल टू आई एवरेज। हमने यही कहा ना कि यहाँ पे आई एवरेज होगा L इंटू डेल्टा आई। इसको इक्वेशन नंबर बेशक आप सी का नाम दे दें या बी ही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एवरेज की जगह पे अब मैंने ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है। एक और काम कर लेते हैं, इसमें हमें जो नज़र आ रहा है ना डेल्टा आई, ये है चेंज इन करंट, ठीक है। डेल्टा आई द चेंज इन करंट, द चेंज इन करंट, ये हमारे पास दिया हुआ है डेल्टा आई से। और आपको पता है किसी भी चीज़ का अगर हम लोगों ने चेंज, तो उस चीज़ की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू हम लोग माइनस कर देते हैं। यहाँ पे भी यही किया कि तो हमारे पास डेल्टा आई, इसकी जी डेल्टा आई फाइनल आई एफ की वैल्यू हमने कहा कि हमारे पास है आई, और आई इनिशियल को हमने कहा था ये 0 है। तो इस तरह से करके डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास बन गई सिर्फ आई, चेंज इन करंट इतना हमारे पास ना सर्किट के अंदर। चलें अब ये वाली दोनों, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू इक्वेशन सी में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन सी, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन सी, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आई एवरेज की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी, W इज इक्वल टू आई एवरेज की जगह पे आ गया 1/2 आई, 1/2 आई, ये चीज़ आ गई, ठीक है। फिर आगे था L, और फिर ये डेल्टा आई की जगह पे मैंने यहाँ पे लगा दिया सिर्फ आई, ठीक है। जब इनको डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास W की फॉर्म बन जाएगी W इज इक्वल टू हाफ L आई का स्क्वायर। ये हमारे पास ना कह लेंगे एक जनरल सा फार्मूला हमने निकाल लिया कि वर्क डन, सॉरी जो है ना वो बैटरी कितना जो है ना वो चार्ज के ऊपर वर्क करके इसके अंदर से करंट गुजारने के लिए चार्ज के ऊपर बैटरी कितना वर्क कर रही है, वो ये आ गया। फिर हम लोग ये लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, टू एनर्जी stored in inductor, in इंडक्टर, ठीक है। तो ये W उसी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि मैं अभी W को एनर्जी के इक्वल रख दूंगा ना, तो एनर्जी को पहले भी हमने यूज से डिनोट किया था, अभी भी एनर्जी को ना पोटेंशियल एनर्जी या जो एनर्जी होती है उसको ज़्यादातर यूज से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये हमने कहा ना कि इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ये एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ना मैंने यहाँ पे यू के साथ छोटा सा एक M लिख दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फॉर्म में दी है। चलें यहाँ पे अब W की जगह पे मैं UM लिख देता हूँ, UM इज इक्वल टू हाफ L आई का स्क्वायर,
हाफ एल आई का स्क्वायर, ये वाली चीज़ आ गई। इसको कोई भी नाम दे दें इक्वेशन का आप लोग। चलें सर, पहले सी हम लोग दे चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर डी हम लोगों ने जो है ना वो बोल दिया। इक्वेशन डी जो है वो हमारे पास ये जो है ना वो आ गई। अब ना कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आपको पहले से आनी चाहिए, मैं उनको रिवाइज करने लगा हूँ। फिजिक्स वालों ने ना वो पहले यूज़ की हुई हैं, वो कुछ डेफिनेशन जो है ना वो कुछ फार्मूलाज यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ निकाल के ना यहाँ पे पुट करते हैं और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। आपको पता है कि जब हमारे पास ना कह लें कि इंडक्टर और कॉइल ना एक ही चीज़ होती है, तो कॉइल या इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कह लें कि जब कॉइल या इंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है ना, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो जनरेट होता है। ठीक है, ये वाली बात तो आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में भी, कि जब किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा हो ना, उस वायर के इर्द गिर्द की स्पेस में ना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ना जनरेट हो जाता है। अगर ये वायर है ना, तो इसमें से करंट गुजर गया, तो इसके इर्द गिर्द की जितनी भी स्पेस होगी ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाए। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि जब कॉइल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी ना, तो कॉइल के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कॉइल के अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर जनरेट होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ magnetic field inside the inductor or coil, inside the inductor इंडक्टर के अंदर या कॉइल एक ही चीज़ होती है ना, दोनों के लिए एक ही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ये सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वहाँ पे वैल्यू होगी हमारे पास बी। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इस फार्मूला में ना ये जो हमें म्यू नॉट नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी डिटेल में हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है उसको रहने दे, बस इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हमें जो चीज़ चाहिए वो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है हमारे पास 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, ये पर मीटर स्क्वायर होता है हमारे पास। ये ना हमारे पास म्यू नॉट की कहीं पे ज़रूरत पड़े तो ये वाली वैल्यू हम यूज़ चलें। ये चीज़ होगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हमारे पास होती है कॉइल के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरे तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कॉइल। इसको कोई नंबर देना चाहते हैं तो भी दे दें, नहीं तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में यूज़ करूँगा। फिर आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? ये सारे सेकेंड ईयर वाले, ये 10th वाले फार्मूलाज हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है हमारे पास, ये क्या होता है, इसको इंटरनेट से आप चेक कर सकते हो। अब टाइम इतना नहीं है कि मैं हर एक चीज़ की डेफिनेशन आपको बताऊं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को ना फाई बी से डिनोट करते हैं, और इसको निकालने का फार्मूला है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग कॉइल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें ना, ये जो इसका एरिया है इंडक्टर का, ठीक है, इंडक्टर का ये जो एरिया होता है ना, इसके अंदर जो भी कह रहे हैं कि वो एरिया जो स्पेस है, उस एरिया से मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो हमारे पास मैग्नेट जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल के एरिया से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास जो है ना वो आ जाता है। ये वाला फार्मूला हम लोगों ने सेकेंड ईयर में जो है ना वो पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। अब अगर इस फार्मूला में बी की जगह पे ये वाली वैल्यू लगाएं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाती है? फाई बी इज इक्वल टू, बी की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी हम लोगों ने, म्यू नॉट एन आई। ये बी की जगह पे वैल्यू थी, बी की जगह पे यहाँ पे ये सारी चीज़ लिख दी, और ए जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये कॉइल के अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो
इसके इक्वल जो है ना हमारे पास होगा। चलिए 5b की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। बी की ये वाली वैल्यू यूज़ करते हुए कि इंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इंडक्टर के लिए एक और इक्वेशन हमारे पास ना होती है, ठीक है। इंडक्टर के अंदर से देख लें कि जो कह लें कि इंडक्टर के अंदर ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, मैं ये कहता हूँ कि इंडक्टर के अंदर पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। ये मैंने खुद से एक इक्वेशन लिख दी कि इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है ना, वो उस इंडक्टर के अंदर से गुजरने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा करंट इंडक्टर के अंदर से गुजरती है उतना ज़्यादा फ्लक्स पैदा होता है, जितनी करंट कम करंट गुजरेगी उतना कम फ्लक्स जो है ना वो पैदा होगा। तो इस तरह से हमने लिख लिया, ये वाला एक रिलेशन लिखा है। और ये रिलेशन है हमारे पास कि इंडक्टर के अंदर से जो हमें बता रहा है कि इंडक्टर के अंदर से जितनी ज़्यादा करंट गुजरेगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। चले ये वाली चीज़ होगी। फिर ना हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं नंबर। हमारे पास एक होता है ना, कह लें कि ये जो स्मॉल n है ना, इसको मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ टोटल टर्न्स। नंबर ऑफ टोटल टर्न्स के कितनी टर्न्स जो है ना वो कॉइल की है, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, ये वाली चीज़ हमारे पास हो जाती है टोटल टर्न्स इन कॉइल या इंडक्टर। तो वो कह रहा है कि ये अगर ये वाली जो चीज़ थी ना एक कॉइल के लिए होती है, 5b एक टर्न के लिए है। तो अगर मैं टोटल टर्न के लिए ये वाला फार्मूला लिखना चाहूँ तो वो भी यही होगा। ये फॉर वन कॉइल था, टोटल टर्न के लिए लिखना है तो जाहिर सी बात है इसको n 5b को मैं जो है ना वो n के 5b को n के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल जो है ना कह लें कि उनमें से कितना जो है ना वो निकल जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है हर एक टर्न के लिए। सॉरी अभी नहीं, मैं इसको इक्वल में कर रहा, वो भी दोबारा बता रहा हूँ आपको कि ये जो 5b है ये हमें बता रहा है कि एक जो उसके टर्न है ना, कॉइल में काफ़ी टर्न होती हैं, एक टर्न के अंदर से गुजरने वाला या पैदा होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो करंट की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा करंट गुजरेगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो पैदा होगा। फिर हमने कहा ये एक के लिए है, और अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हों ना, कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हों तो टोटल नंबर ऑफ जो है ना टोटल फ्लक्स जो उसमें पैदा होगा हर एक टर्न में से, तो वो हम n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली चीज़। अब ये कह लें कि प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है ना, इसको इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगा देंगे जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे होगा इंडक्टेंस L, ठीक है। ये इज इक्वल टू L इंटू आई, और L जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये वही इंडक्टेंस है। इंडक्टर की इंडक्टेंस के लिए हम लोगों ने ना ये वाला फार्मूला जो है वो लिख दिया है यहाँ पे। इस इक्वेशन को ना मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, चले ये दे दिया। ये आ गया हमारे पास इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के दरमियान में रिलेशन ये बन गया। यहाँ से 5b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी L इज इक्वल टू n 5b, L इज इक्वल टू n 5b ओवर हमारे पास आ जाएगा I, ये आई दूसरी जगह डिवाइड हो जाएगा ना, L इज इक्वल टू n 5b ओवर आई, ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे ना 5b की जगह पे यहाँ पे ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में से ये वाली वैल्यू ना यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास इंडक्टेंस क्या बन जाती है, L बन जाएगा हमारे पास n, 5b की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई म्यू नॉट, सॉरी मैंने म्यू नॉट को उल्टा लिख दिया, म्यू नॉट n आई ए ओवर आई, ठीक है। n पहले मौजूद था वो लिख दिया, आई भी नीचे, और 5b की यहाँ पे जगह पे ना ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी म्यू नॉट n आई, आई के साथ अब जो है ना वो कह लें कि कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास पीछे l की वैल्यू बन गई l इज इक्वल टू n, l इज इक्वल टू कैपिटल n, और साथ आ गया म्यू नॉट n आई ए, सॉरी आई तो कट गया ना, बस पीछे फिर बचेगा कैपिटल N म्यू नॉट
n इंटू ए, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अच्छा, फिर ना एक और मैं डेफिनेशन, कैपिटल एन जो होता है ना हमारे पास, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल होता है, लेकिन जो हमारे पास स्मॉल एन होगा ना, स्मॉल एन, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो एन है ना, इसका मतलब होता है कि टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंडक्टर या कॉइल। हम कहते हैं कि एल जो है ना लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसको चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन, स्मॉल एन जो है ना, ये बताएगा कि हमें 1 मीटर अगर लंबी कॉइल हो तो उसमें कितनी टर्न्स हैं, 1 मीटर लंबी कॉइल में कितनी टर्न है। स्मॉल एन ये बताता है, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें बताता है कि वैसे एक कॉइल के अंदर वैसे कितनी टर्न्स हैं ये, और अगर 1 मीटर कॉइल हो तो कितनी टर्न्स होंगी, ये स्मॉल एन ना हमें बताता है। एल जो है वो लेंथ है उसकी, लेंथ ऑफ कॉइल और इंडक्टर। अच्छा, अब यहाँ से इस फार्मूला से अगर मैं स्मॉल एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितनी आ जाएगी, स्मॉल एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू निकालते हैं, माय मिस्टेक, कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ से निकल आती है, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल, एल दूसरी जगह के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो अगर ये वाली वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं, इसको इक्वेशन ई का मैं नाम दे देता हूँ, इक्वेशन ई में रखते हैं, तो हमारे पास एल की क्या वैल्यू बन जाती है, एल की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी एक एन, ये चलें पहले लिख लेते हैं, एन एल म्यू नॉट एन इंटू ए। सो यू कैन राइट इट एज एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर ए इंटू एल, ये वाली चीज़ हमारे पास ना, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर ए इंटू एल, ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब एल की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है, एल की ये वाली वैल्यू ना हम लोग उठा के इक्वेशन नंबर डी में पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन डी, तो जब डी में पुट करेंगे, डी इक्वेशन हमारे पास है क्या, चलिए पहले उसको लिख लेते हैं, यू एम इज इक्वल टू, ये वाली थी हमारे पास हाफ एल आई का स्क्वायर, ये थी ना। अब इसमें एल की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास हाफ एल की जगह पे ये वाली वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू स्मॉल एल, और बाहर आ गया आई का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग नाम दे देते हैं एफ का, थोड़ा सा काम रह गया बस, वी आर एट द एंड। फिर मैं इसको ना एक बार सम अप भी कर दूंगा, ओवरव्यू भी दे दूंगा आपको। ये हमारे पास यू एम इज इक्वल टू हाफ ये एफ। फिर दोबारा से जाते हैं हम लोग किस इक्वेशन के पास, इस इक्वेशन के पास। इसको मैंने दोबारा लिखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना कॉइल के अंदर वो कितना होता है, उसको मैंने लिखा, दोबारा से मैंने लिख लिया कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इतना जो है ना वो कॉइल के अंदर में। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल ली, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है B ओवर म्यू नॉट एन, इतनी आई की वैल्यू। अब आई की ये वाली वैल्यू ना इक्वेशन एफ में पुट की, पुट इन एफ, पुटिंग इन इक्वेशन एफ। तो यू एम की वैल्यू फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, यू एम इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वेयर, ये एन स्क्वेयर नीचे आ गया, साथ आ गया ए एल, और आगे आई का स्क्वायर है ना, तो आई के स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी,
मतलब इसका स्केयर मैं लिख देता हूँ जो कि है बी ओवर म्यू नॉट एन होल का स्क्वायर। चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल मल्टीप्लाइड बाय बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाली एन स्क्वायर के साथ काटिएगा, एक म्यू नॉट ये है, म्यू नॉट का स्क्वायर नीचे। तो इसकी ना हमारे पास कह लें कि जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो ये बन जाएगी। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बी स्क्वायर, आप इसको करके खुद से भी देख लो, बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल। ले जी, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, टोटल। दोबारा से मैं एक मरतबा जो है इसको सम अप करता हूँ 1-2 मिनट में, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी रामलीला वही है, हमने एक इंडक्टर को ना बैटरी के क्रॉस लगा दिया, तो बैटरी इसके अंदर से जो है ना कह लें कि एक करंट जो है ना वो गुजरना शुरू हो जाएगी। बैटरी का काम होता है चार्ज को एनर्जी देना, तो बैटरी चार्ज को कितनी एनर्जी दे रही होती है उसका फार्मूला होता है, वर्क डन कितना बैटरी चार्ज के ऊपर कर रही है उसका फार्मूला होता है चार्ज, जितना हमने फर्ज करें ना कि चार्ज डेल्टा क्यू है, चार्ज को अगर वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास वर्क डन आ जाता है। चलें ये वाली चीज़ लिख ली। फिर हमने ये कहा कि इंडक्टर के लिए जो बेसिक इक्वेशन होती है ना, या इंडक्टर के क्रॉस कितना जो है ना वो वोल्टेज होता है, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं वी एल इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। वी एल की ये वाली वैल्यू इक्वेशन ए में रख दी, इक्वेशन ए में रखी तो हमारे पास वो कुछ इस किस्म की चीज़ बन गई। ठीक है, ये तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज्ड फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया। क्या किया, ये डेल्टा टी जो है ना इसको यहाँ से उठाकर डेल्टा क्यू के नीचे ले गए, ये बन गई डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी एल इंटू डेल्टा आई। फिर हमारे पास हमें पता है कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी तो ये एवरेज करंट के इक्वल होती है हमारे पास, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी एवरेज करंट के इक्वल होती है। करंट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड करंट। अब चलें इसको ये वाली चीज़ है तो फिर हम लोग ये लिख देते हैं, इसको हमने कहा इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। तो आपको पता है कि एवरेज वैल्यू किसी भी चीज़ की निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। किसी भी चीज़ की हमने एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, तो उस चीज़ की हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है वो आ जाती है। इनिशियल वैल्यू जब बैटरी बिल्कुल भी चार्ज, जब हम लोगों ने सर्किट अभी ऑन नहीं किया था उस वक्त इंडक्टर के अंदर से करंट आई 0 था, जब सर्किट ऑन कर दिया थोड़ी देर बाद करंट की वैल्यू ये हो जाती है आई, तो 0 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 एवरेज करंट की वैल्यू इतनी आ गई। तो हमने कहा कि चलें जी इस इक्वेशन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई एवरेज एल डेल्टा आई एल इंटू डेल्टा आई, इसकी जगह पे डेल्टा की ओवर डेल्टा टी की जगह पे मैंने ये आई एवरेज लिख लिया ना। फिर हमने ये कहा कि डेल्टा आई जो है ये चेंज इन करंट है, चेंज इन करंट निकालने के लिए करंट की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस की तो डेल्टा आई इज इक्वल टू आई। इस इक्वेशन में डेल्टा आई की जगह पे सिर्फ आई रखेंगे अब, और आई एवरेज की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी, तो हमारे पास बन गया कि डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एल आई का स्केयर, ये सारा काम करने के बाद। फिर हमने कहा कि जितना वर्क बैटरी चार्ज के ऊपर करेगी उतनी ही एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी, तो इंडक्टर में इतनी एनर्जी स्टोर होगी हाफ एल आई का स्क्वायर। इतनी एनर्जी जो है ना कह लें कि ये इंडक्टर में स्टोर होगी, हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर ना हम लोगों ने अब कुछ डेफिनेशन की, हमने कहा कि इंडक्टर के अंदर से जब करंट गुजरती है तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये उसका फार्मूला था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये वाला फार्मूला होगा, इसमें म्यू नॉट की कुछ ना ये वाली चीज़ प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले आपको बताई। एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। ये चलिए थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं हम लोग। फिर हमने कहा कि मैग्नेट जब इंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो बन जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को चलें निकालने के लिए बी की जगह पे ये वाली वैल्यू रखी तो इतना हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया।
फिर हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट जितनी गुजर रही होती है। ये एक कॉइल के लिए था, तो टोटल कॉइल के लिए ना हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। आप चाहो ये सारे स्टेप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ये वाली वैल्यू लिख के ना, अगर ये सारे झंझट से बचना चाहते हो तो फिर ये कहो कि इंडक्टेंस की वैल्यू एक ये भी होती है हमारे पास। ठीक है, इंडक्टेंस की जगह पे ये वाली वैल्यू आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, निकाल कर रखना चाहो तो भी ठीक है। तो ये इंडक्टेंस की ये वाली वैल्यू हमने निकालनी थी। क्या किया हमने, पहले ये मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली वैल्यू लिख ली। मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, फिर हमने ये वाले फार्मूला लिख के ना इस यहाँ से एल की वैल्यू निकाल के, तो एल की जो जगह पे 5b की वैल्यू रख के ना ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई ये। फिर हमने ये स्मॉल कैपिटल एन की जगह पे एन एल पुट किया, तो इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी, इंडक्टेंस की वैल्यू। ये सारा काम ना हम लोगों ने इंडक्टेंस की ये वाली वैल्यू निकालने के लिए किया है। अब ये इंडक्टेंस की जो वैल्यू थी ना, इसको इक्वेशन नंबर किधर गई है, इक्वेशन नंबर डी में जो है ना वो पुट किया। तो जब इंडक्टेंस की ये वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर डी में पुट किया, तो ये वाली चीज़ बन गई। ये आंसर हमारे पास जो है ना वो आ गया। एक और काम कर लिया कि हमने दोबारा से ये वाला फार्मूला जो है ना वो यूज़ करके आई की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, आई इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट एन, ये वाली वैल्यू आ गई थी हमारे पास। अब इस वैल्यू को भी हमने इस इक्वेशन में रख दिया। थोड़ा बहुत जो है ना कह लें कि मैथमेटिक्स करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे आ गई, जो है ना वो ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली थी। ये चलें आज के लिए